वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यह टॉपिक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको पूरा टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक बहुत डिटेल से, बेसिक से लेकर अप लेवल तक आपको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर पहली बात तो आपको समझ में पूरा आएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के हर एक बिंदु को आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो का एंड तक देखिए, तभी जाकर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तथा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जानते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम होती क्या है। यह होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में तो क्या डेफिनेशन मिलेगी? किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहाँ पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, जहाँ पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान हो जाती है या स्थिर हो जाती है। क्या है? क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, जो हमने क्रियाकारक जो हमने यूज में लिया है तथा उससे जो उत्पाद बना है उसकी सांद्रता स्थिर या समान हो जाती है। तथा अग्रिम अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया की दर, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और एंड बैकवर्ड रिएक्शन की दर समान हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या होगी ये डेफिनेशन? कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहां पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान हो जाती है। क्या है? क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान हो जाती है तथा अग्रिम अभिक्रिया व प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। समान हो जाती है। क्या डेफिनेशन बनी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस का कैसे होता है? जैसे ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस का साइन। जब उत्पाद, ये होगा हमारा क्रियाकारक, रिएक्टेंट, एंड ये होगा हमारा प्रोडक्ट। जब क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहां क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान तथा स्थिर हो जाती है तथा अग्रिम अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। अब देखिए, इस डेफिनेशन को मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है? सांद्रता तथा समय के बीच में ग्राफ है। तो देखिए, इसमें ए हमारा क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। ए तथा बी क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, देखो यहाँ पर तो क्या है? सांद्रता घटती जा रही है, यहाँ पर सांद्रता बढ़ती जा रही है। यहाँ तक सांद्रता बढ़ी और यहाँ तक सांद्रता घटी, इस बिंदु तक। इसके बाद दोनों की सांद्रता क्या हो गई? स्थिर हो गई। यहाँ पर देखिए, दोनों की सांद्रता स्थिर हो गई। तो इसे क्या कहते हैं हम? यह हमारी साम्य अवस्था कहलाती है। क्या है? वापस समझिएगा, जब क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान है, यहाँ पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो गई है, दोनों की सांद्रता स्थिर है, इसलिए यह साम्य अवस्था कहलाती है। सेकंड नंबर का ग्राफ देखिए, इसमें सांद्रता तथा समय के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है, तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट ए व बी
ए व बी की सांद्रता क्या हो गई, समान हो गई, दोनों की सांद्रता समान है। यहाँ पर दोनों की सांद्रता समान, यहाँ पर दोनों की सांद्रता स्थिर हो गई, दोनों की सांद्रता एक जगह आकर मिल गई, दोनों की सांद्रता स्थिर हो गई, यहाँ पर दोनों की सांद्रता समान हो गई। सही है, ये स्थिर तथा समान है, ये भी स्थिर तथा समान है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। क्या है वहाँ पे समझिएगा, सांद्रता तथा समय के बीच में ग्राफ, जब क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता या सांद्रता क्या हो जाए, स्थिर या समान हो जाए। यहाँ पर दोनों की सांद्रता स्थिर है, यहाँ पर दोनों की सांद्रता समान है। नेक्स्ट, अग्रिम तथा प्रतीप अभिक्रिया दर समान हो जाए। यहाँ पर देखिए दर, अभिक्रिया दर, ये होगा रिएक्शन फॉरवर्ड अग्रिम अभिक्रिया दर तथा प्रतीप अभिक्रिया दर, रिएक्शन बैकवर्ड की दर क्या हो गई, समान हो गई। यहाँ पर दोनों की दर यहाँ से सबसे पहले तो क्या जा रही थी, कम होती आ रही थी। रिएक्शन फॉरवर्ड अग्रिम अभिक्रिया दर कम होती आ रही थी, यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड की अभिक्रिया दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया है कि दोनों क्या हो गई, समान हो गई। तो ये है हमारा, ये तीनों साम्य अवस्था की फॉर्म में है। तो क्या डेफिनेशन बनी वापस समझिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहाँ क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान या स्थिर हो जाती है तथा अग्रिम अभिक्रिया की दर व प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है, उसे कहते हैं हम साम्य अवस्था कहते हैं। अब देख लिए साम्य अवस्था के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए अपन को। सबसे पहले कंडीशन, नंबर फर्स्ट कंडीशंस, साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होती है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होती है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होंगी। क्या है, साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होंगी तथा बंद पात्र में होंगी, बंद पात्र में होंगी। नंबर फर्स्ट बात। नंबर सेकंड, साम्य अवस्था पर जो जो बिंदु है वह बता रहा हूँ आपको कि अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो यही बिंदु, इस ग्राफ के माध्यम से यही बिंदु अपन को काम आएंगे। इसमें क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर तथा समान हो जाती है, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर तथा समान। नंबर थर्ड, अग्रिम अभिक्रिया की दर तथा प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है, अग्रिम अभिक्रिया की दर तथा प्रतीप अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। नंबर फोर्थ, यह एक प्रकार का गति साम्य है, गति साम्य है। गति साम्य का मतलब यह चलती हुई अभिक्रिया है। नंबर फिफ्थ, इसमें सभी मापनीय गुण जैसे ताप, दाब, कलर आदि स्थिर हो जाते हैं। क्या है, मापनीय गुण जैसे ताप, दाब, कलर आदि स्थिर हो जाते हैं। नंबर सिक्स बात, इनमें उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है, इनमें उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उत्प्रेरक से सिर्फ इतना प्रभाव पड़ता है कि अभिक्रिया समय संपन्न होने में सिर्फ कम समय लेती है। नहीं तो जो अभिक्रिया उत्प्रेरक से ये नहीं होगा कि अभिक्रिया बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है,
ओनली फॉर अभिक्रिया समय कम लेती है, उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 6 डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इस एल का मान शून्य होता है। ये हो हमारी आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारा पोर्शन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं तथा इसकी कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस ग्राफ की सहायता से, और ये टॉपिक नोट्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये हमें रासायनिक साम्य अवस्था की कुछ डेफिनेशंस तथा उसकी कुछ कंडीशंस। अब देखिए इसके कुछ नियम देखते हैं। इसमें एक नियम दिया गया था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये साम्य नियम जिसे दिया था गुलबर्ग व बागे ने, वह नियम देखते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है, इसे दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था इस नियम को। यह नियम क्या कहता है, देखिए क्रियाकारक से क्या बनता है, प्रोडक्ट, व रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। यह नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए ले लिया N1A N2B, इसने हमें दिया M1C प्लस M2D। ये हमारी रिएक्शन है। N1A प्लस N2D गोज टू M1C प्लस M2D। ये हो गया हमारा क्रियाकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। तो नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्रियाकारक ये रहा, ये हमारी रेट, दर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्रियाकारक कौन कौन से, ए व बी के सक्रिय द्रव्यमान, एक द्रव्यमान का कितने मोल है, N1 N2 के समानुपाती
होता है। ये नियम कहलाता है हमारा द्रव्यमान द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। क्या नियम है? स्थिर ताप पर किसी विक्रिया की दर क्रिया कार्य के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए ये R A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। A का सक्रिय द्रव्यमान क्या है? N1, B का सक्रिय द्रव्यमान क्या है? N2 के समानुपाती होता है। तब इसे हटाएंगे तो ये बनेगा हमारा का R बराबर K AN1 B N2। के बराबर क्या होगा हमारा? दर नियतांक। ये होगा के बराबर हमारा दर नियतांक। अब यदि देखिए इसकी जगह हम ले लेते हैं, मान लो N2 + 3H2 एग्जाम्पल। N2 + 3H2 goes to NH3। यदि इसे इस नियम के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या क्या बनेगा? R बराबर K N2 H2। H2 पर घात कितनी आ जाएगी? 3 घात आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना है? 3 है। ये हमारा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, गुलबर्ड व बागे ने इसे दिया था। अब देखिए, अब देखते हैं हम, ये होगा हमारा के। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का साम्य पर अनुप्रयोग। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का साम्य पर अनुप्रयोग। देखिए हमारी रिएक्शन थी N1A + N2B goes to M1C + M2D। साम्य पर क्या क्या अनुप्रयोग है इसके? तो एक तो होता है हमारा Kc, वो एक होता है हमारा Kp। Kc किसे कहते हैं? Kp किसे कहते हैं? देखिए Kc उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ये तो हमारा Kc। Kc का मतलब कंसंट्रेट, C बराबर कंसंट्रेट हमारी सांद्रता। Kp का मतलब होता है प्रेशर, P उत्पाद अपॉन P क्रियाकारक। तो ये होगा हमारा Kp/Kc। इसे कहते हैं साम्य सांद्रता स्थिरांक। इसे कहते हैं साम्य दाब स्थिरांक। साम्य दाब स्थिरांक। Kc का फॉर्मूला ये होता है, Kp का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए, अब यदि इससे Kc के फॉर्म में लिखते हैं तो उत्पाद क्या है हमारा? M1C + M2D। तो उत्पाद M1C व D, A व B, C M1 M2 N1 N2, ये हो हमारा Kc। इसे Kc की फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है। सही है। यह नियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए यह एक बड़ा टॉपिक है। इसलिए इसे एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, पूरा टॉपिक एक साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप अगर इसे बड़ी वीडियो देखकर समझेंगे ना तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, क्योंकि यह हर एक कड़ी जुड़ रही है। जैसे एक लेक्चर खत्म हुआ, एक स्लाइड खत्म हुई, फिर वही पिछली स्लाइड से नया टॉपिक उसके अंतर्गत आता है। अब देखिए इसे देखते हैं। यह तो है हमारा
इसको हमने के सी के रूप में लिख दिया। अब इसको के पी के फॉर्म में लिखेंगे तो के पी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, उत्पाद क्या कहें, पी सी पी डी पी ए पी बी, इसकी घात होगा हमारी M1 M2 N1 N2। ये होगा हमारे के पी का फॉर्म, ये होगा हमारी के सी का फॉर्म। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम पर साम्य का अनुप्रयोग, साम्य पर अनुप्रयोग है इससे द्रव्यानुपातिक नियम से क्या प्राप्त होता है, हमें के पी व के सी प्राप्त हो जाता है। अब देखिए के पी व के सी की, अब यदि इसकी इकाई देखते हैं, यह मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन जी, इसकी इकाई होती है एटीएम डेल्टा एन जी, ये इसकी इकाई होती है, यह इसकी इकाई होती है। अब आप सोचेंगे यह किस काम आती है, ये डेल्टा एन जी क्या है। देखिए ये डेल्टा एन जी में आपको 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2, देखिए यहाँ से हम के पी व के सी, अब यह हमारा मान लो क्वेश्चन है कि निम्न में के पी व के सी की इकाई लिखिए, के पी व के सी की इकाई बताइए। यह टॉपिक अगर हम, अब यह टॉपिक किस लेवल से चल रहा है, के पी व के सी की इकाई सेकंड ग्रेड लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड नीट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि के पी व के सी की इकाई लिखिए। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एन जी, पहले तो हमें मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन जी का मान यदि यहाँ पर पता लग जाए हमें, तो हमें यह पूरी का पता लग जाता है कि इसकी इकाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कितने मोल काम आ रहे हैं, 4 और 5, क्रिया कार्य में कितने आ रहे हैं, 9, इसमें 10, सही है। तो 10 उत्पाद के और 9 क्रिया कारक के, तो उत्पाद में से क्रिया कारक के मोल को घटा देंगे तो कितना बनेगा हमारा, कितना बचेगा, 1। 10 में से 9 घटाए तो 1 बचेगा। यहाँ पर डेल्टा एन जी बराबर हो गया 1। तो इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो के सी बराबर हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स 1 और एटीएम 1। तो ये 1 को इससे गुणा करेंगे तो वही आएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स। अब सोचिए यदि इसकी जगह मान लीजिए, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बनेगा, N2 प्लस 3H2 गोज टू NH3। यहाँ पर के पी व के सी का मान ज्ञात करिए। तो के सी का मान क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले डेल्टा एन जी ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर 3 और एक 4 है। तो उत्पाद में से क्रिया कारक के मोल को घटा देंगे तो 2 में से 4 गए तो -2, डेल्टा एन जी बराबर -2 बचेंगे। मोल लीटर इनवर्स -2, तो क्या बनेगा, मोल -2 लीटर -2। ये होगी के पी की इकाई, और के सी की इकाई ये होगा हमारी के पी की क्या हो जाएगी, एटीएम -2। ये होगा हमारा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम पर साम्य पर अनुप्रयोग। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का साम्य पर अनुप्रयोग, जिससे हम के पी व के सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है के पी व के सी। देखिए के पी व के सी में संबंध, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर हम साम्य अवस्था पर अनुप्रयोग समझेंगे, साम्य अवस्था के अनुप्रयोग वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।
Kp तथा Kc में संबंध देखिए, Kp तथा Kc में संबंध के आधार पर एक हमारी इक्वेशन है Kp बराबर Kc RT की पावर Ng डेल्टा Ng क्या है? Kp तथा Kc में संबंध Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो कंडीशन से देखिए, केस फर्स्ट, यदि डेल्टा Ng बराबर 0 हो जाए, यदि डेल्टा Ng का मान 0 से अधिक हो जाए, यदि डेल्टा Ng का मान 0 से कम हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी, क्या? जैसे 2a प्लस 3b गोज टू 4c प्लस d, ये हमारी रिएक्शन है। 2a प्लस 3b गोज टू 4c प्लस d। इसमें देखिए डेल्टा Ng का मान ज्ञात करें। 4 और 1 5, 2 और 3 5, इसी जगह ले लेते हैं हम 2। 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो डेल्टा Ng का मान हमारा कितना आ गया? 1। सही है। इसकी जगह ये को a प्लस 3b 4c प्लस 2d, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा हमारा। अब देखिए, यदि डेल्टा Ng के बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा हमारा? Kp बराबर Kc हो जाएगा। सही है। Kp बराबर Kc हो जाएगा बराबर Nr। भाई यहाँ पर डेल्टा Ng का मान 0 हो जाएगा। मान लीजिए 0 कब होता है? यहाँ पर 3 और 1 4 यहाँ पर मोल है, 3 और 1 4 यहाँ पर होते, तो Np और Nr का मान बराबर हो जाता। तो क्या होता है? डेल्टा Ng बराबर 0, और डेल्टा Ng बराबर 0 होता तो वहाँ पर Kp बराबर Kc हो जाता। Kp बराबर Kc हो जाता। डेल्टा Ng का मान 0 से अधिक हो जाए, यहाँ पर डेल्टा Ng का मान 0 से अधिक है। एक बार डेल्टा Ng का मान 0 से -2 भी तो आ सकता है, तो ये जगह 0 से कम। यदि डेल्टा Ng का मान 0 से अधिक होगा, मतलब क्रियाकारक की संख्या कम होगी और उत्पाद के मोलों की संख्या अधिक होगी। सक्रिय द्रव्यमान की संख्या अधिक होगी क्योंकि उत्पाद की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Np का मान ज़्यादा हो जाएगा Nr से। सही है। यदि Np का मान अधिक हो गया Nr से तो यहाँ पर हो जाएगा Kp का मान Kc से अधिक हो जाएगा। यदि डेल्टा Ng का मान 0 से कम हो जाए, 0 से कम हो जाएगा डेल्टा Ng का मान, तो क्या होगा? यहाँ पर क्रियाकारक के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी और उत्पाद के मोलों की संख्या घट जाएगी, सक्रिय द्रव्यमान की संख्या घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Nr इज ग्रेटर देन Np। Np Nr का मान बढ़ जाएगा क्योंकि क्रियाकारक की संख्या बढ़ जाएगी ना। भाई यहाँ पर अगर -2 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर मान लो 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएंगे, तो यहाँ पर क्रियाकारक की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसलिए Nr का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Kc का मान Kp से अधिक हो जाएगा। तो ये हमारे 3 कंडीशंस हैं। तो ये है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ली सातेलिया का नियम समझाएंगे तथा उस नियम में सांद्रता, ताप, दाब तथा उसके अनुप्रयोग समझाएंगे। साम्य अवस्था पर अनुप्रयोग, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको समझाया जाएगा। साम्य अवस्था को कैसे
कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब तक तो अपने समझा साम्य अवस्था को के बारे में संबंध, उसके अनुप्रयोग से क्या प्राप्त हो हमें, Kp व Kc, साम्य सांद्रता स्थिरांक तथा साम्य दाब स्थिरांक, और उस पर कौन कौन प्रभाव डालता है, दाब प्रभाव डालता है, सांद्रता प्रभाव डालती है। वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है। यह टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में समझा दिया है। आशा करता हूँ यह टॉपिक समझ में आया है, तथा आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने लिखा गया है आप उसे सिर्फ नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैंने जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ज़रूरत थी वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लिख दी है, जहाँ पर समीकरण की जरूरत थी वहाँ पर समीकरण बता दिए। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है, रासायनिक साम्यावस्था के बारे में समझाइए बड़े लेवल पर, जैसे 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड, उसमें यह पूरा टॉपिक आ जाएगा। यदि छोटे क्वेश्चन आते हैं तो छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि Kp व Kc से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा डेल्टा Ng का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। नंबर 3rd बात, उसकी इकाई कैसे ज्ञात की जाती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।